दिया है। आप ही कह रहे हैं कि कैंडिडेट किस स्तर के है करके। एक कैंडिडेट का कुछ रिकॉर्ड ये है कि मतलब वो कंडम घोटाले के अंदर शामिल थे, कंडम, और दूसरे जो साहब है वो बहुत बड़े ठेकेदार हैं। हमारा जो कैंडिडेट है, हमारा कैंडिडेट जो है वो पोस्ट ग्रेजुएशन एमकॉम किया हुआ है, एलएलबी किया हुआ है, पीएचडी किया हुआ है एक सब्जेक्ट के अंदर, और अब सेकेंड पीएचडी कर रहा है मैनेजमेंट साइंस के अंदर। तो अगर ये लोग अगर नहीं जाएंगे और वहाँ पर ठेकेदार अगर जाएंगे, तो ये ठेकेदार वही लोग हैं जिन्होंने वहाँ पर जाकर अपने अपने शिक्षण संस्थाएं खोल डाले हैं, अपने स्कूल्स कॉलेजेस खोल डाले हैं, और अब बस टीचरों को अपॉइंट करने के लिए 25 लाख 30 लाख 40 लाख 50 लाख रुपये दो और वहाँ पर अपॉइंटमेंट ले लो करके। अब हमारे जैसा कुणाल खराज जैसा लड़का जो इतना हाईली एजुकेटेड है, अगर वो अगर इस यूनिवर्सिटी के अंदर नहीं जाता है, उसका प्रतिनिधित्व नहीं करता है, तो मेरे हिसाब से इससे ज़्यादा क्या दुर्भाग्य की बात हो सकती है। और हकीकत तो ये है, ये वो कैंडिडेट्स उसके खिलाफ लड़ रहे हैं जिन्होंने इस विश्वविद्यालय का नाम डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर नहीं होना चाहिए इसका विरोध किया था। वो लोग आज इस विश्वविद्यालय के लिए लड़ रहे हैं कि नहीं, हम इसका प्रतिनिधित्व करेंगे। अरे कुणाल खरात जैसे लोगों का, उनके परिवार के लोगों की मेहनत थी कि जहाँ आज मराठवाड़ा यूनिवर्सिटी को नाम बाबा साहब का दिया गया है, और आज अब सत्ता के खातिर है तो आप पूरे के पूरे एक साथ मिलकर आ गए हैं। सर आखिरी क्वेश्चन, किसानों को केंद्र सरकार और राज्य सरकार किसानों के कर्ज माफ़ी को लेकर घोषणाएं करती है, लेकिन उन्हें अब तक के कर्ज माफ़ी नहीं हुई है। देखिए, ये हकीकत है कि जब हम किसानों के पास जाते हैं तो वो इस उम्मीद से हमारे तरफ देखते हैं कि साहब अभी हमने सुना था कि अभी किसानों के लिए है तो कर्ज माफ़ी की घोषणा की गई है, वो पैसा कब तक आने वाला है करके। ये घोषणाएं सिर्फ घोषणाएं रहती है। हकीकत के तौर के ऊपर आप ज़मीनी स्तर के ऊपर जाएंगे, हमने खुद ने दौरा किया था। मैंने यहाँ के वैजापुर, गंगापुर, कन्नड़ इलाकों के अंदर जाकर, जब ये बहुत ज़्यादा बारिश हुई तो हमने जाकर वहाँ पर खुद किसानों से बात की, और उनकी हालत देखने के बाद जिलाधिकारी साहब भी साथ में थे, एक मंत्री भी हमारे साथ में थे, तब जाकर हमको हकीकत पता चली कि कितनी गंभीर स्थिति है। और ऐसी स्थिति के अंदर सिर्फ बड़ी बड़ी घोषणाएं करना और किसानों के बैंक खाते के अंदर कुछ जमा नहीं करना, तो किसानों के साथ धोखाधड़ी है। और अब ये सरकार जो है सिर्फ किसानों के साथ ही नहीं, अब सबके साथ धोखाधड़ी कर रही है। सरकार के क्या प्लान्स है? जो ब्लैक मनी लाने की बात हो रही थी डिमोनेटाइजेशन के बाद, उसके अंदर क्या हासिल हुआ है इसके बारे में कोई सवाल ना करे। कोरोना का कहर या कम से कम उसका डर इस तरह से पूरे देश के अंदर बनाया जा रहा है कि जो गरीब आदमी है, जो फिर रोज़ी रोटी के लिए बाहर निकला है, उसके अंदर एक दहशत का माहौल है कि कल क्या लॉकडाउन फिर से शुरू होने वाला है। अब इसका जो कोरोना की वैक्सीन है वो कब आने वाली है, कितने में मिलने वाली है। ये जो अहम मुद्दे हैं, इन मुद्दों को भटकाने के लिए ये भारतीय जनता पार्टी की हमेशा से ये स्ट्रैटेजी रही है। और उनके जो आका है आरएसएस वाले, ये बैठ के है तो ये तय करते हैं कि अब ये महीने के ये दिन हम ये मुद्दा निकालेंगे और इस मुद्दे के ऊपर है तो पूरा मीडिया है तो चर्चा करेगा करके। अब अगले 8 दिन 10 दिन तक है तो ना बेरोज़गारी की बात होगी, ना इकोनॉमी की बात होगी, ना महंगाई की बात होगी, ना किसानों की बात होगी। शेतकरी जो आंदोलन कर रहा है ना उसके बारे में जिक्र किया जाएगा। जिक्र किया जाएगा कि किसने किससे शादी किया है करके, और किया है तो उनका कहना यह है कि अगर कोई लड़का और लड़की मोहब्बत करेंगे तो पहले कायदे कानून की किताब है तो वो पढ़ेंगे कि ये हमारे कायदे के अंदर बैठता है क्या, ये कानून के अंदर बैठता है क्या, तब जाकर है तो उनकी मोहब्बत पनपेगी। तो हमारा यही कहना है कि अगर आपने कानून लेकर आए हैं और इसकी शुरुआत अगर भारतीय जनता पार्टी के राज्य से शुरू की गई है, उत्तर प्रदेश से, तो हम मोदी जी से सवाल करना चाहेंगे कि लव जिहाद की शुरुआत किसने की है? तो आप ही के पार्टी के जो मंत्री है मुख्तार अब्बास नकवी, इन्होंने लव जिहाद किया तो वो जायज़ है। शाहनवाज हुसैन साहब जो आपके पार्टी के इतने वरिष्ठ नेता है, वो लव जिहाद करेंगे तो वो सब जायज़ है। लेकिन इम्तियाज़ जलील अगर करेगा तो नहीं, उसको कायदे कानून के तहत। तो हमारा यही कहना है, मोदी जी पहले है तो एक एग्जाम्पल सेट करिए, बताइए देश को कि हमने ये कायदा लेकर आए हैं। और सबसे पहले कार्रवाई जो है, मुख्तार अब्बास नकवी साहब को देखिए हमने जेल के अंदर डाल दिए है, हमने शाहनवाज हुसैन के ऊपर ऐसी कार्रवाई करे है, उसको जेल के अंदर डाल दिए। तब दूसरों को भी लगेगा कि साहब आपने कानून लेके आए हैं तो सबके लिए। लव जिहाद हम करें तो लीला, बाकी करें तो कैरेक्टर ढीला। ये कहाँ तक मोदी जी आपका हिसाब किताब है, ये हमको हज़म नहीं हो रहा। शिवसेना के जो आमदार के ऊपर मुंबई में एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट की जो कार्रवाई की गई है, हम एक बात स्पष्ट करना चाहते हैं कि शिवसेना से हमारे राजनीतिक मतभेद है और रहेंगे।
लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि जो गलत हो रहा है हम वो गलत के लिए खामोश बैठे रहेंगे। आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार जब से आई है, इन्होंने जितने भी सेंट्रल एजेंसीज़ है वो सेंट्रल एजेंसीज़ का इस्तेमाल अपने ज़ाती फ़ायदे के लिए करना शुरू कर दिया है। चाहे फिर वो NIA हो, CBI हो, एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट हो या इनकम टैक्स ऑफिसर्स हो, इनका इस्तेमाल जो है ये उन लोगों के लिए कर रहे हैं जो भारतीय जनता पार्टी के कामों के ख़िलाफ़ बात कर रहे हैं, उनके पॉलिसीज़ के ख़िलाफ़ बात कर रहे हैं, उनके गलत जो फ़ैसले लिए जा रहे हैं उसके बारे में बात कर रहे हैं। तो एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट की ये जो कार्रवाई है, हम समझते हैं उसी का एक हिस्सा है कि आपने एक हीरोइन के ख़िलाफ़ इतना बोल दिए थे सरनाइक साहब ने, तो वहाँ पर बैठे हुए लोग, जितने भी हीरो लोग बैठे हुए हैं सरकार के अंदर, उनको लगा कि अच्छा हमारी हीरोइन के बारे में इतना बोल रहे हैं करके, अब ये मामला ख़त्म होने दो, हम देखो दिखाते हैं करके। तो एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट की टीम को भेज दिए है बम्बई को। अब उसके खिलाफ हमारा ये कहना है कि ये देश के लिए बहुत घातक है, ये लोकतंत्र के लिए बहुत घातक चीज़ कर रहे हैं। सरकार है मोदी साहब की, आज है कल नहीं रहेगी, लेकिन इस तरह अगर सेंट्रल एजेंसीज़ का इस्तेमाल अगर आपने करना शुरू कर डाला तो ये लोकतंत्र के लिए और देश के लिए बहुत घातक है। मौजूदा इलेक्शन में जो अभी कैंडिडेट